कोरोना मरीजों को के इलाज के दौरान दी जाने वाली कई दवाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों में जिस तेजी से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, इसके लिए बड़ी वजह इन दवाओं के बेजा इस्तेमाल को माना जा रहा है। राजधानी के डॉक्टर मान रहे हैं कि स्टेरॉयड के अत्यधिक इस्तेमाल और रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमेब जैसी दवाओं के धड़ल्ले से इस्तेमाल से मरीजों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर दी और ऐसे लोग अब बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। खासतौर पर ब्लड शुगर, किडनी और हार्ट से बीमार कोरोना मरीजों में इन दवाओं के इस्तेमाल ने ब्लैक फंगस के खतरे बढ़ा दिए हैं। डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन जैसी दवाओं के इस्तेमाल से भी लोगों में ब्लैक फंगस के खतरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन एंटीबायोटिक दवाओं के चलते शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो गए जो इन फंगस संक्रमण को रोकते हैं, और इसकी कमी ने भी लोगों में फंगस संक्रमण के खतरे को बढ़ाया है। अब ये तमाम डॉक्टर कोरोना इलाज के लिए दवाओं के सख्त प्रोटोकॉल को मानने पर भी जोर दे रहे हैं। राजेश राजा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त रायपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके का डर था, जिस तरीके की मेडिसिनिंग पॉलिसी चली और जिस तरीके से लोगों ने मेडिसिन लिया, साफ तौर पर ये लगता था कि इसका खतरा आने वाले समय में नजर आएगा। अब जो सामान्य दवाएं हैं उन पर भी आशंका जताई जा रही है कि उसकी वजह से भी अब खतरा ब्लैक फंगस का बढ़ गया है। तो क्या ये माना जाए कि जिन्होंने प्रोटोकॉल की दवा खाई है, कोरोना प्रोटोकॉल की सामान्य दवा खाई है, क्या वो भी अब खतरे के दायरे में आते हैं? देखिए राहुल, चूंकि चुनौती बहुत बड़ी थी, जब ये देश में दुनिया में बीमारी आई, लोगों को जानकारी नहीं थी और इसके चलते एक्सपेरिमेंट किए गए शुरू से, और जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई और देश दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी शुरू कर दी गई और हमारे यहाँ भी कुछ प्रोटोकॉल्स बने। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने खास करके, जब ये कोरोना की दूसरी लहर थी, लाखों का बिल बनाने के लिए उन दवाओं का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जिसके बारे में इफेक्टिवनेस की कोई भी जो रिसर्च काम था वो पुख्ता नहीं था। यानी जिन दवाओं का इस्तेमाल किया गया वो कोरोना को ठीक करता है, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन चूंकि महंगी दवाइयां थी, महंगे इलाज करने थे, उनको इसके नाम पे धड़ल्ले से दिया गया। और अब कई सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि स्टेरॉयड के इस्तेमाल ने, रेमडेसिविर के इस्तेमाल ने, टॉसिलिजुमेब जैसे दवाइयों के इस्तेमाल ने, बेजा इस्तेमाल ने आज मरीजों को ब्लैक फंगस के खतरे के मुहाने पे खड़ा कर दिया। उन लोगों को ज्यादा खतरा हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ और रिपोर्ट्स है। इसमें ये कहा गया कि चूंकि ये वायरल इन्फेक्शन था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया गया, एंटीवॉर्म दवाओं का इस्तेमाल किया गया। उसने भी कहीं ना कहीं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम किया। जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर में थे, जो ब्लैक फंगस की चीजों को रोक करके रखते थे, इन दवाओं के इस्तेमाल से या तो कम हो गए या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता घटी और अब ब्लैक फंगस जैसी घटनाएं सामने आ रही है। तो बहुत गंभीर इशू है ये, मुझे लगता है। और डॉक्टर भी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि अब कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़ी जो आदेश है या जो निर्देश है उसका बेहद सख्ती से पालन हो, कोई भी दवाओं का बेजा इस्तेमाल ना हो और उन दवाओं को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि वो महंगी है और ये कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर को फायदा पहुंचाते हैं। तो इस पे राज्य सरकार को भी एक गंभीरता से सोच लेना चाहिए कि कौन सी दवा इस मामले में इफेक्टिव है। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन की बात हो, चाहे WHO की बात हो, चाहे ICMR की गाइडलाइन हो, कई बातें अब स्पष्ट होने लगी है और उसके बाद एक प्रोटोकॉल सख्ती के साथ पालन किया जाना चाहिए। नहीं तो कोरोना से तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है उसके साइड इफेक्ट आपको आगे मार देगी या फिर आगे गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर देगी। ये स्थिति बन रही है। राजेश, आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो दवाई है ये ज्यादातर लोगों ने खाई है, जिनमें भी कोरोना के संक्रमण के लक्षण आए उन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक, डोलो और जो इस तरह की जो दवाइयां हैं, पैरासीटामोल खाया और 2-3 तरह की एंटीबायोटिक खाई और इसको भी जरूरत से ज्यादा समय तक भी खाया, ये डर के कारण कि शायद उन्हें कोरोना का संक्रमण होगा तो वो ठीक हो जाएगा। कई बार सिर्फ शंकाओं के चलते खाया, उसका दुष्प्रभाव भी अब देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में जो नई जो गाइडलाइन आएगी या नई तरीके की दवाई आएगी, क्या उनमें अब कम पावर वाली, कम क्षमता वाली एंटीबायोटिक होगी?
देखिए राहुल, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन जैसी चीजों के बारे में इंडियन जो मेडिसिन एसोसिएशन है फिजिशियंस का, वो हमारे देश में भी काम कर रहा है और करीब 15-20 दिन पहले उन्होंने एक सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट और उसमें कहा गया था कि आइवरमेक्टिन का या डॉक्सीसाइक्लिन जैसी दवाओं का कोई रोल नहीं है कोरोना से ठीक होने में, ये उन्होंने स्पष्ट कर दी थी। इसके अलावा भी कुछ और रिसर्च हुए हैं जो विश्व स्तरीय हुए हैं और आज से 1.5-2 महीने पहले भी वो रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर के ग्रुप में, समूह में ये बातें मौजूद हैं। लेकिन इसमें फैसला किसको करना था? देश की शीर्षस्थ कंपनी संस्था जिसको ICMR कहते हैं, या फिर अपने राज्य की बात करें तो राज्य सरकार को करना था। अफसोस की बात यह रही कि इन तमाम रिसर्च के, इन तमाम डॉक्टर्स के ओपिनियन को शायद वक्त पे रहते समझा नहीं गया और डॉक्टर तो ये खुल के कह रहे हैं कि कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, उसमें एंटीवॉर्म यानी जो कृमि मारने वाली दवाई है उसका क्या इस्तेमाल होगा, जो एंटीबायोटिक है उसका क्या इस्तेमाल होगा, बल्कि उल्टे आपके शरीर के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो खत्म कर रहे हैं और उसके चलते जो फंगस रोकने का काम कर रहा था हमारे शरीर के बेहतर बैक्टीरिया, वो मर गए इन दवाओं से और एक खतरा पैदा हो गया। ये ओपिनियन डॉक्टर्स का है। तो अब लगता है कि राज्य सरकार को बड़ी गंभीरता से इस पर विचार कर लेना चाहिए, मेडिकल एसोसिएशन से उसे राय ले लेनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि आखिर इफेक्टिवनेस किस दवाई की है। ऐसा ना हो कि सिर्फ इलाज के नाम पे हम बहुत सारी दवाइयां खिला दें और फिर आगे 1-2 सालों में उसके इतने खतरनाक परिणाम सामने आए कि हमको दूसरी चुनौती का सामना करना पड़ जाए, हमको दूसरे मैनेजमेंट देखने पड़ जाए। तो ये स्थिति, इस बात की चिंता डॉक्टर जता रहे हैं और अब पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर है। देश और राज्य के स्तर पे एक बेहतर नीति बन जानी चाहिए। चलिए, तो राजेश, कुल मिलाकर ओवर मेडिकेशन का साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है और अब ICMR को तय करना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो इस दौरान कोविड संक्रमण के दौरान खाई जा सकती हैं। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश।